जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस इमारत की नींव मजबूत होती है वो इमारत टिकी रहती है लंबे समय तक। वैसे ही हमारे शरीर की हड्डियां नींव है हमारे शरीर की और इसी पर टिका है हमारा पूरा शरीर। लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया जाता और समय रहते लक्षण की पहचान नहीं हो पाती है, देखभाल नहीं हो पाती है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। आज के समय में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बातें की जाती है, लेकिन हड्डियों के और जोड़ों के स्वास्थ्य पर बात अक्सर कम की जाती है। और आज हम हमारे एपिसोड में इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे हड्डी रोग पर और हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान उपस्थित है दूरदर्शन स्टूडियो में। हमारे साथ है डॉक्टर अमित अग्रवाल, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ। वो हमें बताएंगे कि हड्डी की समस्या क्या होती है और किस तरीके से इसकी देखभाल की जानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका दूरदर्शन स्टूडियो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन रहता है हमेशा की जैसे कि ये लाइव प्रोग्राम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके घर में आप स्वयं हड्डी रोग की समस्या से ग्रसित हैं तो आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141-270-4999, 0141-270-4098 और लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर स्क्रॉल होता रहेगा, तो डॉक्टर साहब से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हम यही पूछेंगे क्योंकि आज के समय में अक्सर मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की बात आसान हो जाती है करना, लेकिन हड्डियों के स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती है। पहले हमें ये बताइए कि बोन हेल्थ यानी हड्डी की समस्या क्या होती है और हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज के टाइम पे हम सब बात करते हैं कि हमारी हेल्थ सही होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन बोन हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे अर्पिता जी ने बताया कि अपनी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो बॉडी का वेट है वो बोन्स पे आता है, इसलिए बोन की हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। बोन हेल्थ क्या है? जो बोन की क्वालिटी और है उसको हम बोन हेल्थ बोलते हैं। अगर बोन की क्वालिटी डाउन होगी तो हमारा शरीर थका थका रहेगा, हमें थकान होगी, हम नॉर्मल काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोन हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसको मेंटेन करने के लिए बेसिकली हमें जो लाइफस्टाइल है, अपनी डाइट है, इन पे ध्यान देना है। एक तो अपने वजन को कंट्रोल करें सबसे ज़्यादा, कि अपना अगर वेट ज़्यादा है तो बोन हेल्थ पुअर होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में जैसे बैठे रहते हैं सारा दिन, कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण है कि बोन हेल्थ डाउन करने का। इसके अलावा डाइट में अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए। और कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि फ्राइड चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, बाहर जंक फूड है, बहुत बढ़ गया है इनका सेवन। तो उसको अपने को कम करना है और बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है। इसके अलावा आजकल यूथ में नशा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनकी मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, तो उसको कम से कम करना है जिससे अपनी बोन हेल्थ अच्छी मेंटेन रहे। तो ये कुछ फीचर हैं बोन हेल्थ को मेंटेन करने के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बोन हेल्थ के ओवरऑल आपने सिम्टम्स पर भी बात करी, उनके फैक्टर्स पर भी बात करी और किस तरीके से डाइट और हमारी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए वो भी आपने बताया। लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म में बात करते हैं, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। हमने सुना है काफ़ी मेडिकल भाषा में, लेकिन सरल भाषा में हम जानना चाहते हैं कि दोनों आखिर है क्या और इसका किस तरीके से फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर पर। जैसे हमने बात की बोन हेल्थ की, तो बोन हेल्थ हड्डियों की सेहत, अगर ये सेहत बिगड़ेगी तो उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं ओस्टोपीनिया और ओस्टोपोरोसिस में। अगर ये नॉर्मल से हल्का फुल्का डाउन है अपनी बोन हेल्थ तो उसको ओस्टोपीनिया बोलते हैं। अगर ये हड्डियां बिल्कुल खोखली हो गई हैं तो उसको ओस्टोपोरोसिस बोलते हैं। तो जो एडवांस स्टेज है वो ओस्टोपोरोसिस है और इनिशियल स्टेज ओस्टोपीनिया है। ओके, तो ऑस्टियोपीनिया अगर हमें समय रहते पता चल जाता है, उस स्टेज पर अगर हमें पता चल जाता है लक्षण, तो हम ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो बचाव भी कर सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस तक पहुंचते हैं तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है, जब आगे ट्रीटमेंट फर्दर बहुत गंभीर हो सकता है, जटिल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, अक्सर देखा जाता है महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है आफ्टर मेनोपॉज, लेकिन महिलाएं इसके प्रति अवेयर नहीं होती हैं, गंभीर नहीं होती हैं। हमारे जो इंडियन वुमेन हैं बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं रहती। हम ये जानना चाहते हैं क्या कुछ लक्षण होते हैं महिलाओं में इसके, और समय रहते हमें पता चल जाए तो क्या कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ओस्टोपोरोसिस है महिलाओं में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पुरुषों के मुकाबले में। ऐसा क्यों है? उसके कई कारण हैं।
एक तो मीनोपॉज होता है फीमेल्स में, जैसे पीरियड साइकिल बंद होते हैं तो उसके बाद जो हार्मोन चेंजेस होती हैं फीमेल की बॉडी में, उसकी वजह से जो कैल्शियम लॉस है बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। अराउंड 20 to 30% सडन कैल्शियम लॉस होता है बॉडी में। उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस है कि फीमेल्स में, महिलाओं में ओस्टोपोरोसिस ज़्यादा हो। दूसरा क्या होता है कि महिलाएं घर के कामों में इतनी उलझी हुई रहती हैं कि उनको अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं देती है। तो इसलिए ना तो वो प्रॉपर डाइट लेती हैं, आपने देखा होगा कि सुबह से काम में लगी हुई है, नाश्ता भी दोपहर में हो रहा है, खाना कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो बैलेंस डाइट नहीं मिलती है उनको, तो डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है उनमें। तो ये, और फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देती हैं कि मॉर्निंग वॉक पे चले गए, कुछ एक्सरसाइज कर ली, उनको लगता है घर के काम कर लिए, हमारी तो एक्सरसाइज यही है। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक रूटीन उनके लिए भी होना चाहिए। अगर मान लो किसी को ओस्टोपोरोसिस है तो उसमें बेसिकली ये होता है कि उनको लगेगा कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं जो काम अभी 1-2 साल पहले कर पा रही थी अभी नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा चल लेती हूँ तो थक जाती हूँ, मसल पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा, बैक पेन शुरू हो जाएगा, झुकने में दिक्कत होएंगी। अगर ओस्टोपोरोसिस एडवांस लेवल पे है तो हल्की फुल्की चोट भी उनको फ्रैक्चर कर सकती है। तो उसमें कॉमन फ्रैक्चर हिप का फ्रैक्चर है, स्पाइन का फ्रैक्चर और अपनी कलाई के फ्रैक्चर, ये कॉमन फ्रैक्चर हैं जो ओस्टोपोरोटिक फ्रैक्चर हम बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो लक्षण अगर महिलाओं को नजर आते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और घर बैठे इलाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी हेल्थ को। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर से बात करनी है मेरे को जी। क्या नाम है आपका और आपका सवाल कीजिए। मेरा नाम मिसेस प्रेरणा है, मेरी एज 61 और वेट मेरा 28 kg है। अच्छा। और मेरा को क्या है कि मैं 24 को आ रही थी रात को 2 व्हीलर पर, तो मेरा राइट पाँव की सबसे छोटी जो उंगली है ना वो पिलर के साथ टच हो गई थी रात को। उस दिन से मेरे को आज तक उंगली से लेके एड़ी के पीछे के हिस्से तक सूजन है, लाल काला सा पूरा पाँव का पंजा और एड़ी के पीछे वाला भाग लाल काला सा पड़ गया है, उसमें दर्द हो रहा है बैठने में, चलने में, इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? नमस्कार। और मेरे को कोलाइटिस का भी कोलाइटिस का भी प्रॉब्लम है, मेरे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। अच्छा। और क्या खाना पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या एक्सरसाइज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, और क्या लगाना चाहिए, और क्या दवाई जो एक्सरे करवाया उसमें कुछ भी आया नहीं है। अच्छा। रिपोर्ट नॉर्मल है मेरा। जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक्सरे कराना चाहिए, वो आपने करवा लिया है, सबसे अच्छी बात है। उसमें फ्रैक्चर नहीं निकला, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन जो स्किन बता रहे हैं आपकी काली पड़ गई है या लाल हो गई है, वो बेसिकली क्या होता है कि खून जमा हो जाता है चोट के बाद में स्किन के नीचे, उसकी वजह से ऐसा होता है। उसको लगभग 2 से 3 हफ्ते कम से कम लगते हैं जाने में। फर्स्ट थिंग तो ये है। ऐसे ही चला जाता है कि उसके लिए कुछ करना पड़ता है, सूजन के लिए, दर्द के लिए? दर्द के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, सूजन को भी कम करने की मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, लेकिन जो कालापन है वो धीरे धीरे शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शरीर अपने आप जो बॉडी है उसको ठीक कर देती है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो हमें एक बर्फ़ का सेक करना है उसके ऊपर, कुछ मेडिसिन ऑइंटमेंट आते हैं लगाने के लिए जिससे ब्लड एब्जॉर्ब हो जाए अपना जल्दी से जल्दी। कौन सा मलहम? नहीं, वो ऐसे ऑइंटमेंट आते हैं, वो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, नज़दीकी डॉक्टर से आप मिल लीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इन्होंने जो समस्या बताई है उसी से रिलेटेड एक समस्या मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी। फ्रैक्चर की आपने बात करी है कि कई बार एक्सरे में फ्रैक्चर भी निकलता है। फ्रैक्चर की सिचुएशन जब गंभीर हो जाती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, और उसके बाद रिकवरी जो होता है, लोगों को फ्रैक्चर के नाम से डर लगता है, तो रिकवरी प्रोसेस क्या रहता है उसके लिए? आजकल हम देखेंगे कि फ्रैक्चर पहले भी थे अभी भी हैं, लेकिन जो उनका मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जो उनका ठीक करने का तरीका है, डॉक्टर का जो तरीका है वो चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल। चेंज ऐसे होता जा रहा है, आज से 20-30 साल पहले हम देखेंगे कि प्लास्टर बहुत लगते थे। हाँ। प्लास्टर लगाते थे, पेशेंट जो है 3 महीने 6 महीने बिस्तर पर रखा हुआ है, उनको चलना फिरना नहीं है, तो वो ऐसे ठीक होते थे। आजकल के ऑपरेशंस बहुत बढ़ गए हैं। उसका कारण ये भी है कि जैसे हम किसी भी फ्रैक्चर का ऑपरेशन करते हैं तो उससे पेशेंट को मोबिलाइज जल्दी कर सकते हैं। मान लो अगले दिन से हम चलाना शुरू कर देते हैं फ्रैक्चर के बाद भी, उससे क्या है कि पेशेंट जल्दी रिकवरी होती है, फ्रैक्चर जल्दी जुड़ता है, और पेशेंट को जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं खड़ा हूँ अपने पाँव पे, मैं अपने काम कर पा रहा हूँ, छोटे मोटे जो दैनिक दिनचर्या है वो मैं खुद कर पा रहा हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं बिस्तर पर नहीं पड़ा हुआ हूँ, तो वो भी एक उसकी रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो रहे हैं, तो ऑपरेशन
सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो चीज़ है। बिल्कुल, मतलब मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो अब डरने की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, एक जो आम समस्या है ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, अर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, जिस पर भी हम बात करना चाहते हैं। तो अर्थराइटिस, एक्चुअल में जो अर्थराइटिस के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो, और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो इसके प्रकार होते हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, क्या होते हैं और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। आर्थराइटिस जो मेडिकल टर्म है, आर्थ का मीन्स तो जॉइंट और आइटिस का मतलब जॉइंट का खराब होना। तो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का डैमेज होना। अब वो किस किस रीजन से हो रहा है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस का मतलब जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है, बेसिकली जो ओल्ड एज में महिलाओं में या किसी चोट लगने के बाद में जो जॉइंट डैमेज हो रहा है उसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आम भाषा में गठिया जिसको हम बोलते हैं कि गठिया बाय हो गई है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। आमतौर पे पहचानने के लिए ओस्टियोआर्थराइटिस जो कॉमन है, सबसे कॉमन अपने घुटनों में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में हो सकता है, एक जॉइंट में, एक से ज़्यादा जॉइंट में भी हो सकता है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सूजन ज़्यादा रहेगी, जॉइंट के ऊपर लाल जॉइंट होना या रेडनेस जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा होगा, जॉइंट ज़्यादा गर्म होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है जी। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना एज ए डॉक्टर बहुत ज़रूरी है कि वाकई में है क्या और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। बिल्कुल, ट्रीटमेंट तक सिचुएशन अगर पहुंचती है तो ट्रीटमेंट दोनों का किस तरीके से किया जाता है, कौन सा आसान, क्योंकि लोगों में डर भी बना रहता है कि हमारा कुछ ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, क्या सर्जरी होगी, तो दोनों में आसान ट्रीटमेंट कौन सा होता है और जटिल ट्रीटमेंट कौन सा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली मेडिकल प्रॉब्लम है। इसमें जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो खुद ही बॉडी के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देती है जी। तो इसलिए इसको डायग्नोस करने के बाद में इसका ट्रीटमेंट फुल्ली मेडिकल है। मेडिकल में हम मेडिसिन्स देते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को मॉडिफाई करती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट में काम नहीं करे जी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम बिल्कुल टोटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और अगर जॉइंट इतने डैमेज हो गए हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है तो एक वो लास्ट स्टेज है उनकी। और ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि जॉइंट को बचा सकें। जितना नेचुरल जॉइंट हम बचाएंगे उतना वो लंबा चलेंगे। तो इसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मान लो घुटने की बात करें, घुटने घिसने शुरू हो गए हैं तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये करना चाहिए कि हमें ज़मीन पे बैठना बंद करना देना चाहिए। जैसे इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है या ज़मीन पे बैठ के आलती पालती लगाना है या उकड़ू बैठना है, ये हमें नहीं करना है। कुछ एक्सरसाइज होती हैं सिंपल घुटने के लिए, वो हमें रेगुलर करनी है। डॉक्टर की सलाह के बाद हम जो जॉइंट्स की मेडिसिन आती हैं, विटामिन्स की मेडिसिन है, ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने की मेडिसिन है, वो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन चीज़ों से हम अपने नेचुरल जॉइंट को लंबा बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चर्चा हम कंटिन्यू रखेंगे। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, अच्छा, आवाज आ रही है क्या आपकी? मैडम जी आ रही है। क्या सवाल है आपका? बोल रहा हूँ प्रदीप जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक महिला के लाइफ में 2 फेज होते हैं जी। एक तो वो होता है कि मेनोपॉज के पहले का फेज और एक होता है मेनोपॉज के बाद का फेज। प्री मेनोपॉज वाली कंडीशन और पोस्ट मेनोपॉज वाली कंडीशन, इन दोनों उसमें बोन्स की हेल्थ में क्या फर्क होता है, एक तो ये बताइए। ठीक है, एक अपने इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। यदि यही फॉरेन में लेडी हो और उसकी भी यही मेनोपॉज वाली कंडीशन हो, वहाँ का क्या टाइम पीरियड क्या होता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो वहाँ फॉरेनर लेडी और इंडियन लेडी के दोनों बोन्स की हेल्थ में क्या फर्क होता है, एक तो ये। दूसरा, सेम टाइप का अपने जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, उसमें भी एंडोपॉज होता है, डिफाइंड नहीं है वो, लेकिन एक समय के बाद उनमें क्या हार्मोनल वो होता है तो थोड़ा सा वो शिथिल पड़ने लगते हैं। एंडोपॉज वर्ड आपने भी शायद सुना होगा आप मेडिसिन वर्ड में। तो मेल के उसमें, फीमेल के उसमें बोन्स की हेल्थ में क्या फर्क होता है और फॉरेनर लेडी के उसमें क्या फर्क होता है, बताइए थोड़ा सा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम बात कर रहे हैं मीनोपॉज की, फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मीनोपॉज से पहले होता है और मीनोपॉज के बाद में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है फीमेल्स में। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो अपनी बोन हेल्थ को कंट्रोल करता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तो अगर मीनोपॉज से पहले फीमेल्स की बोन हेल्थ अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। जैसे मीनोपॉज हुआ, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए स्पेशली जब हम बात करते हैं महिलाओं में, मीनोपॉज के बाद में कैल्शियम इंटेक अपना रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है।
या तो डाइट से, अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमें मेडिसिन पे शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसा आमतौर पे विंटर क्लाइमेट या समर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जो उनकी डिफरेंस पड़ता है उनकी जो प्री मीनोपॉज में उन्होंने कितना एक्टिव थे, वो कितनी उन्होंने हेल्थ पे अपना ध्यान दिया है, उसका पोस्ट मीनोपॉज पे इफेक्ट पड़ता है। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, मेल्स में ऐसा ईस्ट्रोजन बहुत ही ना के बराबर होता है, तो इसलिए मेल्स में जो कंट्रोल है वो अदर हार्मोन्स करते हैं बोन हेल्थ पे। इसलिए मेल्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस है बहुत रेयर होता है। अगर होता है भी है तो वो बहुत ओल्ड एज में जाके होगा, 60, 70, 80s में, लेकिन फीमेल्स में आफ्टर 45, 50 के बाद स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि अगर हम कोई भी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं हड्डी से संबंधित, तो हमें कॉल कर सकते हैं। और एक निवेदन और भी है मेरा आप लोगों के लिए कि अगर आप स्वयं इस समस्या से जूझ रहे हैं या आपके परिवारजन जूझ रहे हैं तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, क्योंकि एक एक समय जो है बड़ा कीमती है डॉक्टर साहब का भी। तो तुरंत हमें कॉल कर दीजिए 0141270499, 0141270498, ये हमारा नंबर है। अब चर्चा लगातार करते हैं हम। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट की बात भी की जाती है। बहुत बड़ा मिथ रहता है नी रिप्लेसमेंट को लेकर। लोग डरते हैं कि अगर घुटने का रिप्लेसमेंट होगा तो शायद मैं जितना चल रहा हूँ वो भी नहीं चल पाऊंगा। तो ऐसा, ये मिथ के बारे में हम जानना चाहते हैं, कितना सच है इसमें? घुटना रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट जिसको हम बात करते हैं, आजकल बहुत कॉमन है जी। और बिल्कुल भी जो आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है। होता क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में डे बाय डे धीरे धीरे अपने जॉइंट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, घुटने डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम अपनी दिनचर्या भी नहीं कर पाते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग जो 60-70 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं यार मैं मंदिर जाना है, मुझे मंदिर भी नहीं जा पा रहा हूँ, मैं डेली रूटीन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना किचन में काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे अपने को रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये स्टेज नहीं आई है और अपना दिनचर्या अपन कर पा रहे हैं सिंपल एक्सरसाइज से और सिंपल जो जॉइंट सप्लीमेंट मेडिसिन हैं या विटामिन कैल्शियम की मेडिसिन हैं, उनसे हम अपना काम चला रहे हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो हमें उस स्टेज तक ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है आमतौर पे। बिल्कुल। और मिथ क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जैसे आपने बोला कि हम जो भी चल पा रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे, तो ये बिल्कुल ही मिथ है, बिल्कुल भ्रांति है ये। जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम जो डैमेज बोन होती है, जो बोन खराब हो गई है, उसको कट करके एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगाते हैं जी। और पेशेंट को अगले दिन से वॉकिंग शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर सपोर्ट के साथ। तो लगभग यू मानो 1 महीने में पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और अपनी पूरी दिनचर्या कर पाते हैं। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपने से पहले से कंडीशन खराब हो जाए। जी बिल्कुल, दर्शकों से निवेदन भी रहेगा कि किसी भी मिथ पर जो भ्रांतियां फैली हुई है उस पर ध्यान नहीं दें और अपने स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखें और समय रहते आप इलाज करा लें। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है स्पोर्ट्स इंजरी, जो स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं उनमें भी होती है, और जो नहीं भी होते उनमें भी स्पोर्ट्स इंजरी भी हो जाती है। उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ होती है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो पहले भी होती थी और अभी भी होती हैं, लेकिन ये इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा होती हैं, इसलिए स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं इनको। बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी में क्या है, बोन से लेकर स्किन तक कोई भी डैमेज हो सकता है। जैसे कॉमनली अपन जो कहते हैं मोच आ गई हमारे पैर में, तो मोच जो है वो एक स्पोर्ट्स इंजरी का ही पार्ट है। वो बिना स्पोर्ट्स खेले और स्पोर्ट्स दोनों में पॉसिबल है। इसमें लिगामेंट्स होते हैं अपने जॉइंट में, टेंडन्स होते हैं मसल्स में, उनको डैमेज हो जाता है, उनको हम स्पोर्ट्स इंजरी में कैटेगराइज करते हैं। जो सीवियर इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरी में फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर किसी को भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो आमतौर पे अपन मान के चलते हैं कि सिंपल मोच है, तो उसको हम जो करते हैं कि बर्फ का सेक करते हैं, जिस पार्ट पे चोट लगी है उसको थोड़ा ऊंचा रखें जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसकी स्वेलिंग नहीं बढ़े। उस पर हम कोई भी मसाज नहीं करें, उस पर लोकल ऑइंटमेंट हम लगा सकते हैं और गर्म पट्टी बांध सकते हैं। जो हमारी मेडिकल फील्ड में हम कहते हैं राइस, RICE। तो आर का मतलब रेस्ट, आई से मतलब आइस पैक लगाना है, सी से कंप्रेशन करना है उसको क्रैब बैंडेज से, गर्म पट्टी जिसको हम बोलते हैं, और ई से एलिवेशन करना है, मतलब थोड़ा सा उसको ऊंचा रखें जिससे उसकी स्वेलिंग नहीं बढ़े। बिल्कुल। 1-2 दिन में अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है या पेन इतना सीवियर है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी मैम। मैम आपको और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और अपना सवाल कीजिए प्लीज। मैम हम आकांक्षा बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा, सवाल क्या है आपका? मैम हमें अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है जी। उनकी एज 39 ईयर्स है अभी, पर उनको पिछले 30 साल से
ऑस्टियोपीनिया की समस्या है। ओके, पर ये किसी दवाई के रिएक्शन से नहीं हुई है, डॉक्टर ने कहा खुद से किसी को हो जाती सर, वैसे खुद से हो गई है। सर तो हमारे 2 सवाल थे सर। पहला ये कि क्या ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस में सर पेट दर्द होता है क्या, घुटनों में, कंधे, कलाई वगैरह में या पैरों में, और सर क्या ये दर्द बढ़ता जाता है क्या। और सर दूसरा सवाल ये था कि उनकी हाइट भी कम हो रही है, तो सर हाइट कम करने के लिए वो घर में क्या उपाय कर सकती हैं या क्या एक्सरसाइज कर सकती हैं, और सर हड्डियों को मजबूत करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। जी एक बार अपनी एज दोबारा बताएंगे, एज 39 बताइए 39 जी। क्योंकि 39 मैंने इसलिए दोबारा पूछा क्योंकि 39 साल की उम्र में आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। एज अगर फैक्टर माने या मीनोपॉज फैक्टर माने तो 39 एज नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस की। अगर 39 में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है इसका मतलब या तो कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड या कोई और मेडिसिन ऐसे ली हो जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो, या फिर गठिया हो, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिसिन भी कई बार ऑस्टियोपोरोसिस कर देती हैं, या किसी को कैंसर रहा हो उनकी मेडिसिन से ऑस्टियोपोरोसिस हो, या फिर जेनेटिक हो। तो ये कुछ कारण अपने को देखने पड़ेंगे कि कौन सा कारण उनमें है कि जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। जो इनकी हाइट कम होती जा रही है बिकॉज वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो अपनी कमज़ोर हो रही है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो वो जैसे बुजुर्गों में देखते हैं अपन 70-80 साल में कि आगे शरीर झुकने लग जाता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही होता है। तो उनको हाइट मेंटेन करने के लिए हम बेल्ट दे सकते हैं, आगे सपोर्ट दे सकते हैं स्पाइन को, जिससे उनकी हाइट मेंटेन रहे। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट एग्रेसिव करना चाहिए। जो भी आपके घर के आसपास ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, उनको दिखा के आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज करने के लिए, हड्डी मजबूत करने के लिए एक तो डाइट पे ध्यान दें, अच्छी बैलेंस डाइट, विटामिन जिसमें डी और विटामिन B12 अपने रेगुलर चेकअप कराएं और उनके सप्लीमेंट्स आप लेते रहें। कैल्शियम रिच डाइट आपको लेनी है, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो आपको करनी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्निंग वॉक और हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी से संबंधित एक सवाल और मैं लेना चाहूँगी। आज के बदलते लाइफस्टाइल में जो है रीढ़ की हड्डी की समस्या हर लोग में, आम जन में पाई जाती है। कमर दर्द की समस्या बोल सकते हैं उसको। तो क्या कुछ क्यों होता है, कारण भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग, क्या ये भी एक कारण है कंटिन्यू सिटिंग रहती है, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में इतना बिजी हो चुके हैं, तो ये कारण मान सकते हैं, या क्या पुरानी चली आ रही कोई समस्या हो सकती है? क्वेश्चन और आंसर दोनों आपने दे दिया। बेसिकली नेक पेन, गर्दन का दर्द और कमर दर्द बहुत कॉमन हो गए हैं, क्योंकि जैसे ऑफिस पर्सन बहुत आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि ये पेन हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लंबी सिटिंग होती है, 8-10 घंटे की सिटिंग होती है, बीच में टहल नहीं सकते, बीच में रेस्ट नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से अपनी मसल वीक होने लग जाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए एक तो रेगुलर एक्सरसाइज, जो अपनी बैक मसल हैं और कोर एब्डोमिनल मसल से, जो पेट की मसल और पीछे स्पाइन की मसल, दोनों को स्ट्रेंथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी का जो बॉडी वेट है अपने कोर पे आ रहा है। तो उनको स्ट्रेंथ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें जी। और बीच बीच में, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि जैसे आपकी सिटिंग लंबी है उसको तो हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसा है, लेकिन ये है कि हर 1 घंटे में 1-1.5 घंटे में आप 5 मिनट टहल लें, अपना थोड़ा सा मूवमेंट कर लें, स्पाइन का, अपने जॉइंट्स का मूवमेंट कर लें, जिससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी जॉइंट्स की स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन रहे। बिल्कुल, ये है। दूसरा ये है कि गर्दन दर्द, जैसे मोबाइल बहुत यूज हो गया है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उनको अगर देखना पड़ रहा है तो हाइट अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। आंखों के सामने अगर कोई चीज रहेगी तो गर्दन को कम बेंड करना पड़ेगा और पेन होने के चांसेस कम है उसमें। बिल्कुल। एक इसी से संबंधित एक और सवाल है, स्लीपिंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मतलब हमारे सोने का जो तरीका है वो हम भी जानना चाहेंगे। कई बार लोग बहुत हाई पिलो, बहुत ज़्यादा पिलो लगा के ऊंचे इसमें सोते हैं, या फिर विदाउट पिलो सोना चाहिए, कैसा होना चाहिए स्लीपिंग कंडीशन? पिलो एक नॉर्मल हाइट का होना चाहिए, जो अपने घर में होते हैं नॉर्मल पिलोज होते हैं, वो सफिशिएंट है सोने के लिए। ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अगर किसी को कंफर्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है हाई पिलो से, क्योंकि नेक पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, तो नेक पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके। एक इसी से संबंधित एक और सवाल है, क्या फ्रोजन शोल्डर इसी से मिलती जुलती बीमारी है या फिर कुछ अलग है? तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सुनने में आती है फ्रोजन शोल्डर की बीमारी? कई बार क्या होता है, पेशेंट कॉमन मिक्स पिक्चर लेके आते हैं, कहते हैं गर्दन में भी दर्द है, कंधे में भी दर्द है, और गर्दन और कंधे के बीच में जो मसल्स हैं उनमें भी पेन है जी। तो ये डॉक्टर का काम होता है कि वो इसको इवैल्यूएशन करें कि वाकई में जो दर्द है वो गर्दन से आ रहा है या कंधे से आ रहा है। तो जो फ्रोजन शोल्डर है एक ब्रॉड टर्म है जो आम भाषा में हम यूज करते हैं कि कंधा जाम होना, लेकिन मेडिकल टर्म में ये हम मान के चलते हैं कि उसका कोई ना कोई कारण है। कंधा कभी भी डायरेक्ट जाम नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण है। या तो जॉइंट का जो कैप्सूल है, जॉइंट की जो कवरिंग है वो टाइट हो जाती है,
या जॉइंट में इतना पेन है कि आदमी पर्सन उसको यूज़ ही नहीं करता कंधे को, जिसकी वजह से वो जाम होने लग जाता है। या फिर कोई मसल टीयर हो गई है, मांसपेशी फट गई है, उसकी वजह से कंधा जाम हो रहा है। तो ये हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि कंधा जाम हो रहा है तो क्यों हो रहा है जी। अगर एक बात ये देखने वाली होती है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ज़्यादा कॉमन है ये, और महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है जी। तो एक तो वो हिस्ट्री हम लेते हैं कि डायबिटीज़ तो नहीं है, अगर शुगर नहीं है तो फिर कारण ढूंढते हैं, उस कारण को दूर करते हैं। और साथ में फ्रोजन शोल्डर बेसिकली एक्सरसाइज और मेडिसिन, इन दोनों का रोल बहुत बड़ा है। फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है उसमें हमें, और लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं फ्रोजन शोल्डर को ठीक होने में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि किस तरीके से जो बढ़ती उम्र में जो हड्डियों की समस्या है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 30+ से ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपके हिसाब से क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? क्या हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए? क्या हमारी डाइट होनी चाहिए? किस तरीके से एक्सरसाइज होनी चाहिए? और कितना कैल्शियम का इंटेक, और ये सब चीज़ें हम सब ओवरऑल जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए बढ़ती उम्र में अगर हम हड्डियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहें तो। जैसे हम मानते हैं अपना शरीर जो है जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो डाउन होता जाएगा। बिल्कुल। डाउन होना शरीर डे 1 से शुरू कर देता है, लेकिन क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग होता है कि डाउन अपने को फील नहीं होता है। जैसे जैसे 30 साल की उम्र, 35 साल की, 40 साल के आसपास आते हैं तो जो बॉडी बोन्स का टूटना है वो बढ़ता रहता है, और न्यू बोन फॉर्मेशन या नई हड्डी बनना वो कम होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे लगता है कि 40 के बाद हमें थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लग गई है, थोड़ी थकान जल्दी होने लग गई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक तो फिजिकल एक्टिविटी जो हम यंग एज में करते हैं, बचपन में करते हैं, वो हमें दोबारा से चालू करनी चाहिए। उतना एग्रेसिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम बहुत भाग रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं। नॉर्मल रूटीन, मॉर्निंग वॉक, हल्की फुल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स, ये सब मिक्स करके हमें उसको मसल्स को और बोन्स को ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल में सबसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं करें, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक बैठने का जॉब या ये नहीं करना है। डाइट अच्छी लेनी है। कई बार क्या होता है ऑफिस में हम इतना बिजी हैं, घर के काम में इतना बिजी हैं, खाना टाइम पे नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, सैलेड्स नहीं ले रहे हैं। तो हर चीज़ का मिक्स जो डाइट है, बैलेंस डाइट है, वो ज़रूरी है। कई बार किसी को नशे की आदत पड़ जाती है, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई पान तंबाकू, वो भी अपनी बोन हेल्थ को वीक करते हैं। तो ये सब रीज़न अपने को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखना है जी। और जो कैल्शियम इंटेक की बात है, वो कैल्शियम अपनी बॉडी को लगभग 1000 से 1200 mg की रिक्वायरमेंट होती है डेली की जी। यंग एज में क्या होता है, जो भी हम डाइट से ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है बॉडी में, तो बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बाद में सप्लीमेंट्स की नीड हो ही जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी, मान लो डाइट हम सेम ले रहे हैं लेकिन बॉडी उसको कम एब्जॉर्ब करती है जी। और बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है जी। तो इसलिए रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और वो रिक्वायरमेंट हम सप्लीमेंट से या फिर अपनी डाइट इंप्रूव करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने सलाह दी है ये ओवरऑल पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए लागू होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का शरीर जो है वो अलग तरीके से चलता है, हार्मोन्स का अलग प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी जो सलाह आपने दी है, मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को ये सब पसंद आया होगा, और हमारी सलाह जो है डॉक्टर की वो ज़रूर आप मानेंगे और अपने हड्डियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे साथ आप जुड़े और बहुत अच्छी सलाह आपने दी है दर्शकों को। और इसी के साथ दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि अपने हड्डियों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं कीजिए, उनका ध्यान रखिए और साथ ही अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी जो है पूंजी होती है अपनी। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।